हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। यस, एडवांस का रिजल्ट आ गया, अभी आया था 15-20 मिनट पहले। सही आया है। उज्जवल की रैंक 68 है ऑल इंडिया। फिर अनिरुद्ध था स्टूडेंट, वो भी एंड में आया था, उसकी रैंक 568 है। फिर रोहन है, उसकी 589 है। शुभकर्मन की 1372 है। कुशागर की नहीं पता चली, अभी वो फोन नहीं उठा रहा, बट अच्छा रिजल्ट आया। काफी बच्चे हैं जिनकी मतलब सिलेक्शन हो गई। अनिरुद्ध की 526 थी, मैंने शायद गलत बोल दिया था पहले। तो और भी बहुत बच्चे हैं, मतलब ओवरऑल सिलेक्शंस का नंबर बहुत सही है। टॉप रैंक तो अच्छी हो ही गई। तो आप सबको भी बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। अनिरुद्ध ड्रॉपर नहीं है, 12th का ही है, एंड में आया था वो। AIR 1 कौन है? AIR 1 is some student named Chirag Falor. उज्जवल को मिल जाएगा IIT बॉम्बे भी, बट वो दिल्ली जाना चाहता है, तो दिल्ली तो मिल ही जाएगा पक्का। अच्छा, AIR 1 को MIT मिली हुई है। ओके। अभी पता नहीं चला पंजाब टॉप पर। सिलेबस का भी कुछ नहीं पता, कुछ नहीं आया अभी तक। बच्चों, एक बहुत सरप्राइजिंग बात जो हुई है इस बार, मतलब इट्स नॉट कंफर्म, मुझे अभी किसी ने बताया ही है, मैं चेक नहीं कर पाया हूँ। आई हैव बीन टोल्ड कि इस बार IITs ने कोई भी करेक्शन नहीं की आंसर की में। देयर वर सो मेनी एम्बिगुअस क्वेश्चंस जो मैं आपको बता भी रहा था, एंड कईयों का तो पक्का लग रहा था कि कुछ ना कुछ मतलब इनमें तो होनी ही होनी है करेक्शन। तो ऑल्दो इट्स नॉट कंफर्म्ड, बट आई मतलब मुझे अभी मतलब मुझे उज्जवल ने कहा कि भाई जितने उसने स्कोर बनाया था एग्जैक्टली उतना ही आया है, कि करेक्शन के हिसाब से कोई चेंज नहीं आया। नहीं नहीं, चैलेंज का टाइम तो दिया था उन्होंने, वो प्रोटोकॉल तो वही फॉलो किया है, बट इट रिमेन्स टू बी सीन कि वो करेक्शन की है कि नहीं की है। मैं बताऊंगा आपको। उज्जवल का 288 स्कोर था, है मतलब, और इस बार हाईएस्ट स्कोर 350 है, 352, मतलब जिसका ऑल इंडिया रैंक 1 है। 396। तो बच्चों, अगली बारी आपकी है। अब मैं आपको ना मतलब ये जो एक बार सबके मार्क्स आ जाएं, मैं चेक कर लूं सारा कुछ, मैं उसके बाद आपसे फिर से एक डिटेल्ड डिस्कशन रखूंगा। मतलब मैं आपको बताऊंगा कि मतलब व्हाट थिंग्स गो रॉन्ग, क्या हो जाता है जिससे कि मतलब कोई ऐसा केस भी होगा जिसकी अभी तक बड़े अच्छे रैंक्स आ रहे थे, है ना, सारे टेस्ट में सब कुछ, बट फाइनली रैंक उतना अच्छा नहीं आया। ठीक है, नॉट दैट इट मैटर्स, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ जाता उससे, फाइनली सब कुछ सेम रहता है, बट स्टिल
कई लोग अनएक्सपेक्टेडली अच्छा कर जाते हैं। तो बोथ केसेस आई डिस्कस विद यू, क्या क्या होता है, कैसे होता है। ओके चलो बच्चों, पहले वो कर लें, एक्सरसाइज 0 डिस्कस कर लें, मतलब ए पार्ट मतलब। हाँ जी बच्चों। सेकंड क्वेश्चन तो फिगर बनाओ दोबारा। ये एक केस दिया है, अब मिरर को घुमाओ, रे को घुमाओ, उसके हिसाब से दोबारा नई रिफ्लेक्शन करवा दो। मतलब फिगर बना के होगा, और कोई इसमें कंसेप्ट नहीं है। थर्ड क्वेश्चन, देखो जो ऑब्जेक्ट ए है उसकी इमेज कहाँ बनेगी? मिरर के उतना ही पीछे, राइट। मिरर के 3 आगे पड़ा है तो उसकी 3 से पीछे। तो कैमरा का उस ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस ये डायगोनल वाला हो गया, तो ये रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 1.5 स्क्वायर, वो वाला आंसर आएगा। क्वेश्चन का मीनिंग क्या है? कैमरा को कितने डिस्टेंस पे आप फोकस कर रहे हो, मतलब कैमरा को जब हम फोकस करते हैं वो उसके हिसाब से करते हैं ना, कि हमने जिसकी फोटो लेनी है वो कैमरा से कितनी दूर है। तो बस वो बताना है। आगे बचो। एक बच्चों ये वाले क्वेश्चंस देखो, 5th और 6th, मतलब हो सकता है आपके हो गए हों, बट मैं एक बार आपको स्टिल इसका कंसेप्ट मैं शेयर करना चाहता हूँ। एंड मतलब आई वांट कि हर कोई ऐसे ही करे। भाई 2 मिरर्स हैं, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो ये M1 हो गया, ये M2 हो गया। तो एक से डिस्टेंस 5 है, एक से 10। ठीक है। तो मुझे देखो ऐसे क्वेश्चन में हाउ डू वी प्रोसीड। हमें सबसे पहले ये समझना है कि जो हमारा पॉइंट O है उससे रेस तो हर डायरेक्शन में निकलेंगी, राइट। वही आपकी क्लास में आजकल बच्चे कम आने क्यों शुरू हो गए? अब तो सबके स्कूल एग्जाम्स वगैरह भी खत्म हो गए।
मैं ना रिकॉर्डिंग्स डालनी बंद करता हूँ। तो अब बच्चों एज आई वाज सेइंग कि ओ से रेज हर तरफ जाएंगी, तो हम बच्चों दो सेट ऑफ रेज लेंगे, ठीक है। एक सेट ऑफ रेज जो लेफ्ट को जाएंगी, उनको हम फॉलो करेंगे, और दूसरी सेट ऑफ रेज जो राइट को जाएंगी, ठीक है, हम उनको फॉलो करेंगे। मैं ऊपर वाले फिगर में दिखा देता हूँ। तो अब देखो, जैसे लेट से हम राइट वालों को फॉलो करते हैं, ये रे ऐसे गई, M2 इसकी इमेज कहाँ बनाएगा? M2 के आगे 5 सेंटीमीटर पे पड़ा है, वो उसकी इमेज 5 पीछे बना देगा, ठीक है जी। अब ये रे इधर गई ऐसे, M1 को क्या लग रहा है रेस कहां से आ रही है? M1 के लिए ऑब्जेक्ट क्या है? I1, राइट। M1 के लिए ऑब्जेक्ट इज I1। तो M1 के लिए ऑब्जेक्ट उससे 20 सेंटीमीटर आगे हो गया, तो वो उसकी इमेज कहाँ बनाएगा? उससे 20 पीछे, ठीक है। लेट्स कॉल इट I2। अब ये रे फिर गई इधर, ठीक है। इसके लिए अब ऑब्जेक्ट कहाँ हो गया? I2, मतलब उससे 35 आगे, तो वो उसकी इमेज बनाएगा अपने से 35 पीछे। करेक्ट। तो ये सेट ऑफ इमेजेस बनी हमारी। वैसे दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू, बट हमें मतलब और देखने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही बच्चों अब दूसरे रेस के लिए देखते हैं। अब जो लेफ्ट की तरफ रेस जा रही थी, इनके लिए सबसे पहले M1 जो है, M1 के लिए जो ऑब्जेक्ट है उसे 10 आगे, तो वो उससे 10 पीछे बनाएगा। फिर रे इधर गई, ये इसके लिए इसके 25 आगे हो गया, तो वो जो इसकी इमेज बनाएगा इससे 25 पीछे बनाएगा, एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब बच्चों इससे क्या आइडिया लग रहा है आपको? अब हमारा आंसर क्या बन जाएगा? फर्स्ट 3 इमेजेस फ्रॉम मिरर M2, क्या क्या डिस्टेंसेस हो गए? हाँ, ये स्ट्रेट लाइन में ही है वैसे तो, मतलब मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए अलग अलग दिखा दिया इनको। ऑब्वियसली ये तो वो ओ वाली लाइन में ही आएंगे सारी। तो क्या क्या आ गए बच्चों डिस्टेंसेस M1 से? यस, ऑल दीज इमेजेस विल लाई इन वन स्ट्रेट लाइन। तो एक आपको दिख रहा है I1 आ गया, जिसका 5 है डिस्टेंस, ठीक है। एक ये दिख रही है हमें, ये वाली है, इसका 25 है। और ये जो ब्लू वाली I1 है उसका कितना था? उसका भी 25 ही है।
ठीक है, एंड अगला एक ये बन गया 35। तो बच्चों एक क्वेश्चन की लैंग्वेज में आप, एक मिनट, क्या ऑप्शंस हैं, मतलब बाई चांस ऑप्शंस ही ऐसी हैं कि वो 3 यूनिक डिस्टेंसेस की बात कर रहे हैं, है ना, जो 3 सबसे कम वाले यूनिक डिस्टेंसेस हैं। अगर हम ये बात करते कि 3 क्लोजेस्ट इमेजेस ऑफ M2, फिर हमारा आंसर क्या बन जाता? फिर 5, 25, 25। राइट, ओके। तो कई बार क्वेश्चन में स्पेसिफाइड ही होता है कि आपने कौन सी वाली रेज लेनी है, कि लेफ्ट जाने वाली या राइट जाने वाली, तो अलग बात हो गई। अगर नहीं है स्पेसिफाइड तो आपको दोनों तरफ वाली रेज कंसिडर करनी पड़ेगी। ओके, ऐसे ही 6th क्वेश्चन बच्चों, बिल्कुल ऐसे ही करना है ना। इसमें अब क्या क्या बनेंगे? पहले राइट वाली ले लो, इससे एक 1 पीछे बन गई, फिर ये लेफ्ट को गई, वो उससे 4 पीछे बन जाएगी। तो हमें तो सेकेंड ईयर हिस्ट्री बतानी है, तो और बताने की जरूरत नहीं है। जो अगर हम दूसरे वाले मिरर को लें, ये मतलब इससे जो रह जाएगी ऐसे, वो इससे 2 आगे है तो वो 2 पीछे बनाएगा इमेज, और ये रे जब इधर जाएगी तो वो मिरर से कितना हो गया, 5। तो फिर ये 5 आएगा पीछे। एक मिनट, मैंने कुछ गलती कर दी क्या? अच्छा, पर्सन से पूछा, ठीक है, तो पर्सन से तो 6 हो गया ना। बच्चों 7th क्वेश्चन अपने को नहीं करना, ठीक है। ये कंसेप्ट थ्योरी में दिया हुआ है, वैसे एक टेबल दिया हुआ है, तो ये मतलब बस कंसेप्ट उसमें आ सकता है, ओनली इन KVPY और ओलंपियाड्स, अदरवाइज नहीं आएगा, मेंस एडवांस में नहीं आ सकता ये। इसके 3-4 केसेस बनते हैं, वो याद रखने पड़ेंगे आपको, मतलब इसको आप सॉल्व करके नहीं निकाल सकते, वो बहुत लंबा हो जाएगा। 7th हो गया, 8th हो गया, दोनों। यस, वो फॉर्मूला याद ही करना पड़ेगा, एट टू ओनली फॉर KVPY एंड ओलंपियाड्स। तो इसमें जो केसेस हैं वो इस तरीके से हैं, आपने देखा होगा थ्योरी में, कि वो 360 अपॉन थीटा को देखते हैं हम, इवन है या ऑड है। फिर ये देखते हैं कि वो एंगल बाय सेक्टर पे लाई करता है कि नहीं करता।
9th क्वेश्चन देखो। 9th में क्या हो रहा है? मिरर 1 से लेफ्ट जा रहा है, ऑब्जेक्ट 5 से राइट को जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ इमेज पूछा है। तो मैंने आपको क्या बताया था? वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। तो मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू माइनस व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर? 6। तो ये बन गया वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मिरर -6 और वेलोसिटी ऑफ मिरर क्या है? -1। तो ये बन गया -7। तो मतलब ये 7 टुवर्ड्स लेफ्ट हो गई। ये बच्चों वेलोसिटी वाले क्वेश्चंस में ये स्पेशल ध्यान रखना होता है कि कहाँ की इमेज पूछी है, मतलब कि इमेज कौन सी पूछी है, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ पूछी है या रिलेटिव पूछी है। जैसे 10th क्वेश्चन में रिलेटिव पूछी है, राइट। 10th क्वेश्चन में जो पूछी है वो क्या पूछी है? एट व्हाट स्पीड विल योर इमेज अप्रोच यू। तो इसमें आपको क्या बताना है? वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ये समझ आ रहा है बच्चों? एंड ऑब्वियसली रिलेटिव वेलोसिटी लगाते हुए साइंस का तो ध्यान रखना ही है हमें। ऑलराइट, एक्सरसाइज 1। फोर्थ क्वेश्चन में ये इस तरीके से रेस चलती जाएंगी, इसका आप निकाल लोगे है ना, क्या डिस्टेंस आ रहा है। तो इस केस से बच्चों जो मेरे ख्याल डिस्टेंस आएगा उसके हिसाब से ऐसा आएगा कि फाइनल रे जो है वो जस्ट मतलब बाउंड्री को टच करती हुई निकल रही है ना। करेक्ट। तो ये फर्स्ट के अलावा कितनी और आ जाती हैं? 61 तो आ ही नहीं सकता, बिल्कुल ही गलत है। ये फर्स्ट के अलावा 30 आ रही होंगी है ना। और इन्होंने कहा है इंक्लूडिंग द फर्स्ट वन। तो अब इसमें क्या है बच्चों? तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि अभी 31 आना चाहिए आंसर। तो इसमें क्या होगा? सी, जब मतलब इसमें जो फिगर बनेगा वो, मतलब मैं सारा नहीं बना रहा, अप्रोक्सीमेट बना रहा हूँ, तो कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है। तो
अब होता क्या है बच्चों ऐसे क्वेश्चंस में कि जब आपने इसको इंक्लूड कर लिया, हम इसको नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस में इंक्लूड कर रहे हैं, तो इसको नहीं करेंगे। ठीक है, इसका लॉजिक समझ रहे हो आप? मतलब अगर एक फिक्स लेंथ है ना, वो बिल्कुल, अगर आप एक को बाउंड्री वाले को कंसिडर कर रहे हो तो साथ में फिर दोनों नहीं इंक्लूड कर सकते ना आप। मतलब अगर आप दोनों इंक्लूड करते हो फिर तो आपने एक तरह से जो डिस्टेंस है वो आपने ज्यादा मान लिया। जैसे मैथ्स में होता है, क्या कहते हैं वो मैथ्स वाले कंसेप्ट को, हाउ शुड आई पुट दिस, मतलब बिल्कुल आइडियली तो मेंशन्ड होना चाहिए, ठीक है, कि कौन सा कंसिडर करना है नहीं करना। बट अगर मेंशन्ड ना हो बच्चों, मतलब इसको ऐसे बच्चों याद रख लो कि जैसे कभी भी ऐसा कुछ हो रहा हो कि जब बिल्कुल मतलब दोनों जगह से बाउंड्री वाला केस बन रहा हो, नॉट ओनली इन ऑप्टिक्स, मतलब कोई भी क्वेश्चन कोई भी चैप्टर में, तो हम उसको मतलब एक तरफ से इंक्लूड करते हैं। ठीक है, दोनों तरफ से नहीं इंक्लूड करते। तो इस तरह से डिफाइन फिक्स किया हुआ है, मतलब ऐसे कोई इसका बहुत लॉजिकल रीजन नहीं है। ठीक है, इसे ऐसे फिक्स किया हुआ है कि मतलब एक तरफ ले लो उसको बस, या एक लिमिट मतलब या लोअर में इंक्लूड कर लो या अपर में इंक्लूड कर लो, बस इस तरह से होता है। या आगे भी जहाँ आएगा, मेरे माइंड में भी एकदम एग्जांपल नहीं आ रहा, आगे जहाँ आएगा मैं आपको फिर बताऊंगा। तो इसलिए इसका आंसर 30 बन गया, समझ आ गया आपको? 7th करो बच्चों ध्यान से, सिंपल मैथ का क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है। मतलब मिरर इमेज लेनी है। तो उससे आंसर आ जाएगा। 7th हुआ कि नहीं बच्चों? सिंपल फिगर बनाओ, उसकी इमेज लेते जाओ, कुछ भी नहीं है। 10th में करते थे, यस। 8th क्वेश्चन बिल्कुल वही हो गया जो हम अभी हमने किया ही था। आगे बच्चों,
ये बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 13 है, ये थोड़ा सा एम्बिगुअस है। देखो किस तरह से एक्चुअली वो क्या पूछना चाह रहे हैं और क्या आंसर बन सकता है। देखो समझो, एक बार मैं आपको थ्योरी में दिखाता हूँ कि मतलब ऐसे केसेस में इमेज फॉर्मेशन होती किस तरीके से है। हाँ, तो एक्चुअली क्या होता है, जो तो जनरल कंसेप्ट है कि इस केस में अगर हम बनानी शुरू करें, ठीक है, तो जैसे ये जो एग्जांपल 1 में इन्होंने फिगर दिखाया हुआ है, ये होता क्या है कि ये सारी इमेजेस सर्कल के ऊपर लाई करती हैं, ठीक है। अब ये तो जनरल कंसेप्ट है, दिस इज फॉर ट्रू फॉर एनी थीटा, कि जो इमेजेस बनेंगी मल्टीपल इमेजेस, वो सारी की सारी एक सर्कल के ऊपर लाई करेंगी, ठीक है। अब जो हमारा क्वेश्चन था, उसमें आई थिंक 90 डिग्री एंगल दिया हुआ था। हम्म, तो इसमें अगर मैं वैसे इमेजेस बनाऊं, ठीक है बच्चों, जैसे अगर हम इफ वी टेक टू मिरर्स, यहाँ पे इमेजेस बनेंगी कैसे, कंसेप्ट वही है कि इसकी नीचे वाले मिरर ने बनाई इमेज I1 बन जाएगी, ऊपर वाले मिरर ने बनाई एक इमेज यहाँ बन जाएगी। अब होगा क्या, जो हॉरिजॉन्टल मिरर है वो I2 की इमेज बनाएगा, जो वर्टिकल मिरर है वो I1 की इमेज बनाएगा, एंड वो दोनों ही इमेजेस जो हैं वो कोइंसाइड कर जाएंगी। मतलब जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मिरर की इमेजेस हैं वो कोइंसाइड कर जाएंगी, ठीक है, वो यहाँ आ जाएगी ऐसे। तो इसलिए इस केस में 3 इमेजेस बनती हैं। अच्छा, ये समझ आ रहा है? सबसे पहले ये बताओ कि जो 3 इमेजेस बन रही हैं, तो अब 3 पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स तो बहुत सारी इमेजेस के ऊपर लाई कर सकते हैं, इजंट इट? अगर मैं आपको कहूँ कि I1 I2 I3 को ज्वाइन करती हुई कर्व बनाओ, तो आप बहुत सारी कर्व्स बना सकते हो। मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी ऑफ कोर्स, बट जिगजैग कर्व, सर्कल, ये तो बन ही जाएगा। एलिप्स भी बन सकता है।
ठीक है, तो अब वो क्वेश्चन की फ्रेमिंग थोड़ी गड़बड़ हुई। अगर तो हम ये बात करें कि इन जनरल जो सारी इमेजेस हैं वो किसके ऊपर लाई करती हैं, वो तो सर्कल है, ठीक है। अगर हम पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन के हिसाब से बात करें कि भाई तीन तीन इमेजेस बनी, ठीक है, तो वो तीन इमेजेस तो बहुत सारी हो सकती हैं, तो तीन इमेजेस तो बहुत सारे कर्व्स के ऊपर लाई कर सकती हैं, isn't it? नहीं, जो सर्कल बनेगा वो यूनिक बन गया, वो इशू नहीं है, बट एलिप्स बन सकता है तीन पॉइंट से पास करता हुआ। बताओ, कुछ किया होगा कोऑर्डिनेट में, एलिप्स बन ही सकता होगा आई बिलीव। ये किसने लिखा है एलिप्स 2 पॉइंट से बनता है, 3 से भी तो बन ही सकता है। या वो सर्कल ही हो जाएगा, बताओ मुझे। अगर आपके पास ऐसे 3 पॉइंट्स हैं, मतलब इन 3 पॉइंट से पास करता हुआ सिर्फ सर्कल बन सकता है या एलिप्स भी बन सकता है? मतलब ये कुछ ऐसे बन गया ना, 0,0, D,0, 0,D। बन सकता होगा पक्का, राइट। तो आप समझ गए जो मैं कहना चाह रहा हूँ क्वेश्चन से? चलो एनीवेज, एलिप्स बने ना बने हमारा वो कंसर्न नहीं है। ठीक है, मतलब जनरल केस में आंसर सर्कल बनेगा। इस केस में जो 3 पॉइंट्स हैं, चलो सर्कल हमें, एलिप्स पता नहीं हमें बनेगा कि नहीं बनेगा, फिर बी और सी तो हो ही सकते थे ना पक्का। ओके, आगे बचो। मतलब अगर इस क्वेश्चन में ऐसे लिखा होता कि टू मिरर्स इंक्लाइंड एट एनी एंगल थीटा, तो जो इमेजेस बनेंगी सारी, तो वो किसके ऊपर लाई करती हैं, वो सर्कल होता। ओके, ऑलराइट। तो बच्चों, लास्ट टाइम हमने एक स्फेरिकल मिरर्स के लिए ये पॉइंट्स डिफाइन कर दिए थे, करेक्ट। और मैंने आपको बताया था कि हमारी जो नॉर्मल वर्किंग है वो सारी पैराक्सियल रेस के हिसाब से होती है।
नेक्स्ट बच्चों रे ट्रेसिंग। लेट्स अंडरस्टैंड कि हम कौन कौन सी रेस का यूज करते हैं टू ड्रॉ एन इमेज फॉर एनी केस। कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल है, आपने मतलब किया हुआ है जूनियर क्लासेस में। तो बच्चों कौन सी रेस के बारे में हमें पक्का पता है? एक तो जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो फोकस के थ्रू पास करती है, राइट। एंड बच्चों वाइसा वर्सा उल्टा कर दो, जो रे फोकस के थ्रू पास करती है वो पैरेलल हो जाएगी। समझ आ रहा है ये बच्चों कि दोनों केसेस ही ट्रू होंगे, है ना। फिर बच्चों व्हाट अबाउट अ रे जो सी से पास करती है, उस रे का क्या होगा? वो तो सिंपली रिट्रेस कर जाएगी क्योंकि दैट इज अलोंग द नॉर्मल। एंड बच्चों हम एक तीसरी रे ड्रॉ कर लेते हैं, कई बार हम इसका भी यूज कर लेते हैं। जो रे ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस को किसी एंगल थीटा से स्ट्राइक कर रही है वो ऐसी थीटा एंगल से वापस चली जाएगी। वैसे तो मतलब ये तो हर नॉर्मल के लिए ट्रू है ऑब्वियसली, है ना। मतलब इसमें प्रिंसिपल एक्सिस की कोई खासियत नहीं थी, तो मैं कोई भी नॉर्मल ड्रॉ करता तो उसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यही आता, इजंट इट। तो बच्चों जैसे हाउ डू वी यूज दीज रेज टू ड्रॉ इमेज इन एनी केस। तो जैसे बच्चों मान लो हम कहीं पर भी एक ऑब्जेक्ट ले लें, लेट से पॉइंट ओ। अब हम उसके करस्पॉन्डिंग कैसे इमेज बनाएंगे, ठीक है। हम ऐसी ये रेज लेते हैं, जैसे एक रे ले लो प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग, ये पास करेगी फोकस के थ्रू। एंड और बेसिकली तो आपको दो रेस चाहिए, है ना। तो दूसरी रे ले लो, लेट से
अच्छा, आप ये समझ रहे हो ये फिगर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एक मिरर था, उस पे पॉइंट ओ था, ओ से लाइट रेज आ रही है, तो हमने जानबूझ के वो वाली लाइट रेज ड्रॉ की जिनका पाथ हमें पक्का पता था, ठीक है ना? तो अब जो लाइट रेज मिरर से टकराने के बाद हमने उनका पाथ बना दिया, और यहाँ से हमने उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बना दिया, तो वो हमें इमेज की पोजीशन देता है। समझ आ रहा है? तो ऐसे हम बच्चों रेस की हेल्प से अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट की पोजीशन दी हो तो हमें इमेज की पोजीशन मिल जाएगी। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे नहीं है, ऑब्जेक्ट पॉइंट ओ पर है। अच्छा, वो मेरी लाइट रे से कंफ्यूजन हो रही है। मतलब समझ आ रहा है ओ से आई कैसे बना? बिल्कुल सेम किया हुआ है 10th क्लास में। तो हम यहां से देख सकते हैं कि आई की क्या प्रॉपर्टीज हैं कंपेयर टू ओ, है ना? तो जैसे पॉइंट ओ सी और एफ के बीच में था, तो आई कहाँ बना? बियॉन्ड सी, राइट? ठीक है। और क्या हम आई के बारे में कह सकते हैं कि इट इज ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। एंड हम ये देख सकते हैं कि उसका प्रिंसिपल एक्सिस से डिस्टेंस ज्यादा है कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। राइट? तो इस तरीके से हम रे ट्रेसिंग की हेल्प से इमेज की पोजीशन को प्रोजेक्ट कर सकते हैं। बच्चों, आप में से कई लोगों ने लिखा है कि इमेज मैग्नीफाइड है या लार्जर है। क्या ये कहना सही है? और मैंने ऐसे लिखा है कि डिस्टेंस बढ़ गया उसका प्रिंसिपल एक्सेस से। जो इमेज मैग्नीफाई होने की बात हम करते हैं फॉर बिग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, नॉट फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। ये तो ओ पॉइंट ऑब्जेक्ट था, उसकी इमेज भी पॉइंट ऑब्जेक्ट बन गई। ठीक है, यहीं पे अगर मैं ओ को बड़ा दिखाता तो ओ मतलब कोई एक बड़ा ऑब्जेक्ट होता तो हम उसके साइज की बात करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तो हुआ ग्राफिकल मेथड या फिगर वाला मेथड जिसकी हेल्प से हम
किसी भी पॉइंट की इमेज के बारे में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हमें आना ही चाहिए। और दूसरा है इसी का मैथमेटिकल मेथड, कि भाई अगर हमें कोई भी पोजीशन दी हो ऑब्जेक्ट की, उसके करस्पॉन्डिंग हम इमेज की पोजीशन बता पाए। तो वो मैथमेटिकल मेथड के लिए बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं साइन कन्वेंशन की। ठीक है जी। अब हमारी साइन कन्वेंशन में क्या आता है? ये अगेन बच्चों सारा कुछ सेम। तो बच्चों जो पोल होता है उसको हम मानते हैं एज द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। करेक्ट। अब ये दूसरा पॉइंट बच्चों मैं थोड़ा डिफरेंटली लिख रहा हूँ कंपेयर टू जो आपने पहले पढ़ा हुआ है, इसको ध्यान से समझना। बेसिकली बच्चों हम सारा कुछ कोऑर्डिनेट्स की टर्म्स में स्पेसिफाई कर देते हैं। ठीक है ना? तो अब कोऑर्डिनेट्स में स्पेसिफाई करने के लिए हमें सबसे पहले एक ओरिजिन चाहिए था, हमने वो स्पेसिफाई कर दिया। अब बच्चों जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है, मतलब एक तरीके से हम बात कर रहे हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस की। जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट है उसको किससे डिनोट करते हैं? एक बच्चों मैंने आप में से कई लोगों को बोला था जिनसे मेरी मीटिंग हुई थी कि मुझे टेस्ट के बाद आपने मार्क्स भेजने हैं अपने, और कुछ कुछ पॉइंट्स बोले थे मैंने स्पेसिफिक टू द स्टूडेंट। सिर्फ एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया, इट इज रियली शेम ऑन ऑल ऑफ यू। रोना पिटना जितना मर्जी करवा लो कि सर मन नहीं लग रहा, मार्क्स नहीं आ रहे, जो बोलो वो कभी करना नहीं है। हाँ जी। तो जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट है उसको किससे डिनोट करते हैं हम? यू से। तो ये एक डिफरेंस आ गया, याद है आपको? 10th क्लास में आप इसको ऐसे बोल देते हैं कि यू इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सो यू इज नॉट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू इज द coordinate of the object parallel to the principal axis. So there's a difference. आप सोचो हम 10th में कितना अजीब करते थे, हम बोलते थे u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फिर u को हम प्लस माइनस भी करते रहते थे। हाउ कैन डिस्टेंस बी पॉजिटिव नेगेटिव, इजंट इट? फिर बच्चों जो y कोऑर्डिनेट होता है, मतलब परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, उसको किससे डिनोट करते हैं? अच्छा बच्चों एक ऊपर हम दो कोऑर्डिनेट्स यूज करते हैं, एक u और एक v, है ना? तो u इज फॉर ऑब्जेक्ट, v इज फॉर इमेज।
तो सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट में भी हम दो यूज करते हैं, एक को हम कह देते हैं HO और एक को हम कह देते हैं HI। तो HO स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट, HI स्टैंड्स फॉर इमेज। ये वो जो समझ आ रहा है। अगेन HO HI को तब आप हाइट्स बोल देते थे, तो दीज आर नॉट हाइट्स, दीज आर वाई कोऑर्डिनेट्स। तो अब बचा बच्चों की कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से हम मतलब कौन सी डायरेक्शन को प्लस बोलना है, कौन सी डायरेक्शन को माइनस बोलना है। तो वो डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ लाइट पे। तो जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है that is taken along direction of incident light। ठीक है, तो जिस भी तरफ से लाइट आ रही है उसको हम एज पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन बोल देते हैं, एंड पॉजिटिव वाई डायरेक्शन को हम सिंपली ऊपर वाले अपवर्ड डायरेक्शन बोल देते हैं। ये बच्चों ध्यान से पढ़ो, इसमें कोई भी डाउट है प्लीज आस्क। नहीं, ये साइन कन्वेंशन में मैंने कुछ फिक्स नहीं किया कि कनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है, ना ही मैंने ये फिक्स किया है कि पॉलिश्ड साइड राइट पे है या लेफ्ट पे है। ये तो हर केस के लिए वैलिड है। और ये हमने बनाई ही इसलिए है साइन कन्वेंशन कि हर टाइप ऑफ मिरर, हर टाइप ऑफ केस कवर हो जाए। जैसे अब जो हम काइनेमैटिक्स में भी करते ही थे ना, हम साइन कन्वेंशन का हमें क्या फायदा हो जाता था कि बॉडी ऊपर जा रही हो नीचे जा रही हो, हर केस में हमारी इक्वेशंस काम आ जाती थी। ऐसे ही हम देखेंगे कि यहाँ पे हर टाइप ऑफ मिरर, हर टाइप ऑफ केस में हमारा काम चल जाएगा। तो बच्चों यहीं पे लिख लेते हैं, नहीं तो आगे गलती होगी, क्योंकि ये भी हमने पहले थोड़ा अलग तरीके से पढ़ा हुआ है। जिसको हम बच्चों फोकल लेंथ कहते हैं, वो क्या होती है? यस, तो फोकल लेंथ इज इन रियलिटी एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस। अगेन यहाँ नेमिंग में गड़बड़ है। ठीक है, इसको डिस्टेंस नहीं बोलना, ना ही इसको लेंथ बोलना है, क्योंकि जैसे ही आप इसको डिस्टेंस बोलते हो या लेंथ बोलते हो तो फिर एकदम
ये माइंड में आएगा कि ये तो पॉजिटिव ही होना चाहिए, बट दिस क्वांटिटी कैन बी नेगेटिव। ओके, सिमिलरली हम एक टर्म यूज कर लेते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसका भी क्या मतलब है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर। तो जैसे बच्चों मैं यही ऊपर वाला ही अगर केस लूं, इस केस में हम ये लिखते हैं कि कौन सी क्वांटिटीज पॉजिटिव है, कौन सी क्वांटिटीज नेगेटिव है। ठीक है बच्चों, तो मैं स्पेसिफाई करता हूं हमें किन किन क्वांटिटीज का लिखना है। यू, वी, एफ, आर, एच ओ, एच आई। तो इस फिगर के हिसाब से बताओ ये सारी क्वांटिटीज कौन सी पॉजिटिव हैं, कौन सी नेगेटिव है। हाँ बच्चों, इस केस में क्या होगा, सिर्फ एच ओ आपका पॉजिटिव है, बाकी सारी क्वांटिटीज नेगेटिव। राइट, देखो अगर इसमें कोई भी डाउट है। आई थिंक बिल्कुल सिंपल है ना, कोई कंफ्यूजन वाला स्कोप नहीं है। यस, रेडियस पे भी लगती है साइन कन्वेंशन।
ओके, आप ठीक है मेरी आवाज? ओके, ये जूम ना कुछ ऑटो एडजस्ट करता रहता है। ओके, so now with this sign convention, अब हम बात करेंगे जो हमारा मिरर फॉर्मूला होता है। तो बेसिकली ये फॉर्मूला हमारी जैसे जो ऊपर वाली क्वांटिटीज हैं उनको मैथमेटिकली रिलेट कर देते हैं। ठीक है, वही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस लगाकर जो रिलेशन आता है हम वो लिखने लगे। तो ये रिलेशन दिस टर्न्स आउट टू बी 1 by b plus 1 by u is equal to 1 by f। ये रिलेशन जो है ये x कोऑर्डिनेट्स को रिलेट कर देता है एंड y कोऑर्डिनेट्स के लिए भी गेट hi by ho इक्वल टू माइनस v by u। यस, इसको आप ऑफ कोर्स प्रूव कर सकते हो बट इसके प्रूफ की जरूरत नहीं है, कहीं काम नहीं आता। मतलब इसके प्रूफ में आप कुछ वैसा जैसे बाकी क्वेश्चंस में तो हम बना लेते हैं ना कि वेरिएशन बना लेते हैं जो डेरिवेशन से ही आएगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जिसको इंटरेस्ट हो देख सकते हो मॉड्यूल में, बट कोई मतलब काम का नहीं है। मतलब पहले तो बोर्ड्स में भी थी डेरिवेशन बट अब तो ये टॉपिक बोर्ड से कट ही गया है, तो इसलिए जरूरत ही नहीं है। यस, ये कोऑर्डिनेट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स को आपने साइंस के साथ ही पुट करना है। ठीक है, तो द रूल इज कि जो तो नॉन क्वांटिटीज हैं उनको आपने साइन के साथ पुट करना है। और जो अननोन है उनका कोई साइन पुट नहीं करना। ठीक है, वो अपने आप सॉल्व होके आ जाएगा जो भी साइन बनना होगा। यहाँ पे बच्चों हम एक बात करते हैं रिगार्डिंग कंसेप्ट ऑफ रियल एंड वर्चुअल। ठीक है, तो वैसे नेम से ये बड़ा ऑब्वियस है, रियल मतलब असली, ठीक है, वर्चुअल मतलब नकली। तो हम ये रियल एंड वर्चुअल वाला कंसेप्ट ऑब्जेक्ट एंड इमेज दोनों के ऊपर अप्लाई करते हैं। ठीक है, एंड दिस इज नॉट एप्लीकेबल ओनली फॉर स्फेरिकल मिरर्स, हर टाइप के डिवाइस में ये एप्लीकेबल होता है रियल एंड वर्चुअल। तो इसकी बच्चों बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है जिसको मैं
दो केसेस से एकदम क्लियर हो जाएगा। लेट्स से फर्स्ट केस ऐसा है बच्चों, हमें ऑब्जेक्ट और इमेज दिख रहे हैं। सेकंड केस, मान लो हमारी लाइट रेज इस तरीके से आ रही है, तो ये फिगर हमने पहले भी बनाया था। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। सबको ये दोनों फिगर्स तो समझ आ रहे हैं बच्चों? और ये क्लियर हो रहा है कि किसको हमने ऑब्जेक्ट बोला है, किसको इमेज बोला है हमारी डेफिनेशन के हिसाब से, है ना? ऑब्जेक्ट है इंसिडेंट लाइट रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और इमेज है इमर्जेंट लाइट रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो बच्चों अगर बहुत सिंपल डेफिनेशन है, इसको ध्यान से सुनना। अगर तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऐसी जगह पे लाई कर रहे हैं जहां पे एक्चुअली लाइट रेज हैं, तो उसको हम रियल कहते हैं। ठीक है, और अगर हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऐसी जगह लाई कर रहा है जहां पे असली में लाइट रेज नहीं है, तो उसको हम वर्चुअल कहते हैं। ठीक है, तो रियल का मतलब है वेयर point of intersection lies in the region where there are actual light rays और वर्चुअल का मतलब है जहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये मतलब ऑब्जेक्ट इमेज दोनों के लिए डेफिनेशन सेम है। ठीक है जी, तो बताओ इस डेफिनेशन के हिसाब से जो फर्स्ट वाला फिगर है उसमें ओ और आई क्या है, रियल है या वर्चुअल है?
तो फर्स्ट फिगर में हम देख सकते हैं ओ वहां लाई कर रहा है जहां असली में लाइट है, आई वहां पे लाई कर रहा है जहां पे लाइट नहीं है, राइट। तो ओ इज रियल, आई इज वर्चुअल। सेकंड में ओ ऐसी जगह लाई कर रहा है जहां पे असली में कोई लाइट रेज नहीं है, तो ओ इज वर्चुअल। एंड आई ऐसी जगह लाई कर रहा है जहां पे लाइट है, आई इज रियल। सर यस। सर ऑब्जेक्ट वर्चुअल का मतलब नहीं समझ आया, मतलब कोई मतलब नहीं है, उसका मतलब मतलब क्या आप होता है? उसको ऑब्जेक्ट फिजिकली वर्चुअल का सोचो ही मत। क्या मतलब है ऑब्जेक्ट वर्चुअल का? मतलब ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट रेज। ये मैथमेटिकल कंसेप्ट है, इसका फिजिकल एग्जांपल मत सोचो। ओके सर। तो ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है मैथमेटिकली, कि वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है आपका लाइट रेज का। एंड जब आप आपको उसको कहते हो कि वो वर्चुअल है, ऑल दैट इट मींस इज कि जहां पे वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाई कर रहा है वहां पे असली में कोई लाइट नहीं है। सेकंड का मैं आपको वैसे एग्जांपल दे सकता हूँ जो आप कई बार करते हैं। स्कूल में सबने किया होगा, वो जो खिड़की वाली साइड बैठता है, वो कई बार टिफिन से या घड़ी से लाइट नहीं मारता बाकियों पे। मेटालिक स्केल से भी कर सकते हो। स्कूल में जो खिड़की वाली साइड बच्चा बैठा होता है, वो कोई भी मतलब टिफिन हुआ, घड़ी हुई, मेटालिक स्केल हुआ, कोई भी शाइनी ऑब्जेक्ट से लाइट मारता है ना बाकी बच्चों पे। तो दैट इज प्रैक्टिकली द सेकंड केस। वहां तो किसी की शक्ल पे एक्चुअल लाइट डल रही है ना, तो वो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप उस केस में आपका ऑब्जेक्ट जो सन से लाइट रेज आ रही हैं, आप उनको मिरर से, मिरर जैसी सरफेस से रिफ्लेक्ट करवा के जो इमेज बनवा रहे हो वो किसी के मुंह के ऊपर बनवा रहे हो, या जहां भी जिससे भी पंगे ले रहे हो। क्या ये समझ आया बच्चों? अच्छा, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि भाई ये जरूरी है कि एक रियल है तो दूसरा वर्चुअल है, राइट। बाई चांस जो हमने एग्जांपल लिया है उसमें ऐसा हो रहा है, बट इट इज नॉट नेसेसरी। हो सकता है दोनों रियल आ जाएं या दोनों वर्चुअल आ जाएं, वो डिपेंड करेगा केस टू केस। तो हाउ विल वी आइडेंटिफाई इन केस ऑफ कनकेव मिरर? बच्चों बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं मेंशन्ड होता तो हम लाइट की डायरेक्शन लेफ्ट से राइट मान लेते हैं, ठीक है। इट्स नॉट नेसेसरी, बट ऐसे ही चला आ रहा है ताकि हमारी राइट डायरेक्शन पॉजिटिव आए, जो कि नॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी हम राइट को पॉजिटिव मानते हैं। ठीक है। तो इस केस में बताओ कि मिरर से टकराने के बाद लाइट किधर को होगी?
मिरर से टकराने के बाद बच्चों लाइट किस साइड पे होएगी? मतलब लेफ्ट राइट बताओ बस, मिरर के लेफ्ट साइड लाई कर रही होगी या राइट साइड लाइट? ऑब्वियसली लेफ्ट है ना। तो इसका मतलब रियल इमेज के लिए क्या कंडीशन होगी? मतलब यू का क्या साइन होना चाहिए? सॉरी, वी का नेगेटिव, राइट? तो नेगेटिव वी implies एंड अगर पॉजिटिव वी आएगा तो उसका मतलब होगा वर्चुअल इमेज। ये सबको समझ आ रहा है? ओके। एक बच्चा आपको ये बात समझ आ रही है कि ये जो हमने मिरर फॉर्मूला लिखा है, अगर हम चाहें तो इसको प्लेन मिरर के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, ऑल्दो इट इज नॉट रिक्वायर्ड, बट अगर हम चाहें तो हम अप्लाई कर सकते हैं। है ना? बस क्या होगा उस केस में, एफ क्या हो जाएगा? ठीक है, सो दिस कैन बी अप्लाइड। ऐसा कोई फायदा नहीं है, मतलब वो तो हम सीधा ही निकाल सकते हैं, बट पता होना चाहिए। ओके, तो बच्चों आपका जो होमवर्क है दैट इज एक्सरसाइज 013A का बी पार्ट। और एक बच्चों आपने क्वेश्चन ट्राई करना है। ये हमारा पॉइंट ओ है एज शोन। एंड वर्स्ट केस सिनेरियो, इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हैं। लेट्स कॉल दिस v पैरेलल, मतलब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एंड v परपेंडिकुलर। u लिख लो।
नहीं, यू से कंफ्यूजन हो जाएगी। समझ आ गया? बेसिकली एक मूविंग ऑब्जेक्ट है। सिचुएशन क्लियर हो रही है बच्चों? आपके पास F है और इस इंस्टेंट का U है, HO है। Question is to find velocity and acceleration of image. मतलब एक उस इंस्टेंट पे, ठीक है? ये क्लियर हो गया सबको? नहीं, O की कोई एक्सेलरेशन नहीं है, सिर्फ वेलोसिटी है। ठीक है, आपके पास 5 क्वांटिटीज है नोन, F, U, HO, VI एंड V पैरेलल। V पैरेलल एंड V परपेंडिकुलर। इसके बेसिस पे आपको इमेज की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालनी है। ठीक है, कनकेव मिरर है, ऑब्जेक्ट दिखाया हुआ है, मूविंग ऑब्जेक्ट है, उसकी पोजीशन बता दी, उसकी वेलोसिटी बता दी, दोनों कंपोनेंट्स। उसके बेसिस पे आपको इमेज की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालनी है। ठीक है जी, चलो। एक्सक्यूज मी सर। यस सर, जो मतलब हमारा संडे वाला कल वाला पेपर था, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 था ना कि अपना डीसी एमीमीटर एसी करंट क्यों नहीं मेजर करता। उसमें आपने यही समझाया था ना कि वो रिंग हिलिंग, वो जो उसकी नीडल होती है वो हिल नहीं पाती होंगी, जब उसको आगे का ऑर्डर मिलता है इतने में पीछे का ऑर्डर मिल जाता है, पीछे का ऑर्डर मिलता है इतने में आगे का ऑर्डर मिल जाता है, तो वो वो जीरो पे खड़ी रहती है, वो हिल नहीं पाती। तो इसका एक रीजन ये नहीं बन सकता कि एसी बार बार इंटरेक्शन चेंज कर रहा है तो वो नीडल जीरो रीडिंग शो कर रही है? नहीं, मतलब एसी डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो उसका मतलब तो ये हुआ ना कि उसके अकॉर्डिंग तो फिर ये बन गया कि नीडल शुड आल्सो कीप ऑन ऑसिलेटिंग। जैसे बहुत ज्यादा रैपिडली एसी चेंज कर रहा है डायरेक्शन, तो वो मूव हो ही नहीं तो पा मतलब रही। उसमें तो अब मुझे पता नहीं क्या ऑप्शंस है उसमें, तो फिर ये हुआ ना कि अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो उसके हिसाब से बनेगा ना फिर, ये कि अगर ज्यादा मतलब फ्रीक्वेंसी है तो वो फिर नीडल मूव ही नहीं करेगी। फिर एसी चेंज डायरेक्शन एक आंसर नहीं हो सकता। नहीं, अब दैट डिपेंड्स ऑन कि अदर ऑप्शंस क्या हैं। एक ए ऑप्शन थी जो आंसर है कि फॉर वन साइकिल करंट की एवरेज वैल्यू 0 होती है। सी और डी तो गलत ही थे, ए और बी में था मेरे को कंफ्यूजन। हाँ, क्या एक ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन थी कि फॉर वन साइकिल करंट की एवरेज वैल्यू 0 होती है, हाँ, और बी ऑप्शन थी एसी चेंजेस डायरेक्शन, और ए का रीजन तो बी है ना। नहीं, ये जरूरी नहीं है ना, क्या पता एसी में अगर डायरेक्शन इस तरीके से चेंज हो रही हो कि मतलब जरूरी थोड़ी है कि जितना पॉजिटिव हो उतना नेगेटिव ही हो फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एसी। लेकिन सर फिर अगर जो डीसी एमोमीटर होता है वो एक साइकिल के बाद अपना आंसर रिपोर्ट करता है, जो आंसर वो 0 रिपोर्ट कर रहा है, ये भी तो जरूरी नहीं है ना। नहीं, वो तो इंस्टेंटेनियसली कर रहा है, ठीक है, बट पॉइंट इज कि अब इन दोनों में से बेटर आंसर क्या है, आप ये सोचो। सिर्फ डायरेक्शन चेंज करने में तो फिर ये बन जाएगा कि हाँ नीडल राइट को जानी चाहिए और नीडल लेफ्ट को जानी चाहिए। सर इससे अगर ये तो क्लियर नहीं हो रहा कि 0 क्यों बनेगा आंसर। सर फिर ऐसे तो अगर मैं कहूँ कि अगर मैं हाफ साइकिल के लिए देख लूँ तो भी तो एवरेज वैल्यू 0 नहीं आएगी, तो भी तो मैं आंसर में 0 नहीं रिपोर्ट करूंगा करंट का, नीडल का। नहीं, हम तो ये बता रहे हैं कि किस केस में, मतलब जब 0 आ रहा है तो किस यस, केस में आंसर 0 आ रहा है। उन्होंने केस नहीं पूछा, उन्होंने रीजन पूछा 0 आने का। हाँ वही कि आपको ये बताना है कि 0 क्यों आता है ना। यस सर,
जीरो क्यों आता है? क्योंकि वो नीडल बहुत मतलब अगर आप सिर्फ ये कहते हो डायरेक्शन चेंज कर, तो सिर्फ डायरेक्शन चेंज करने से तो आंसर जीरो नहीं बना ना। सर जिस दिन आपने समझाया था उस दिन तो मेन कॉज रीजन यही था ना कि एसी बहुत रैपिडली डायरेक्शन चेंज कर रहा है। जिस दिन आपने मैंने पूछा था वहाँ पे रैपिडली इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे तो अगर जो आप बिल्कुल एग्जैक्ट रीजन की बात करें तो ये बनता है कि भाई रैपिड होना चाहिए, कि भाई इतना फास्ट है कि नीडल को रिएक्ट करने का टाइम नहीं मिल रहा। ओके सर, बट हमें तो ए और बी में से डिसाइड करना है आंसर। ओके, एक ऑप्शन कह रही है कि एवरेज जीरो है, एक ऑप्शन कह रही है कि वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है, ठीक है। यस सर। अब डायरेक्शन चेंज करना डज नॉट नेसेसरली मीन कि आंसर जीरो ही आए, हो सकता है प्लस में 2 तक जा रहा हो, माइनस में 4 तक जा रहा हो, ओके, है ना। यस सर। डीसी जरूरी है कि एक, मतलब हम ऐसे कह रहे हैं कि वो जो एक साइकिल के बाद करंट जीरो कर रहा है और वो एक साइकिल का टाइम पीरियड इतना कम है कि वो इंस्टेंटेनियस ही लग रहा है हमें, तो हर इंस्टेंट वो जीरो रिपोर्ट कर। हाँ, तो वो टाइम पीरियड कम का मतलब तो अगेन वही हो गया ना, फ्रीक्वेंसी ज्यादा। तो इसने बस रैपिडली वर्ड अंदर अंदर इसके छुपा हुआ है इंटरेक्ट। हाँ, कि बेस्ट आंसर तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा वाला होना चाहिए था। ओके, और ये इंडिकेट कर रहा है एसी चेंज डायरेक्शन इंडिकेट फ्रीक्वेंसी नहीं कर रहा है। हाँ, और सर एक और 13th क्वेश्चन था, उसमें जैसे 9 वोल्ट आंसर तो बिल्कुल नहीं समझ आया कैसे। इंस्टेंटेनियस पाइप दी हुई है सोर्स की, इंस्टेंटेनियस कैपेसिटर की दी हुई है अपना 4, और इंस्टेंटेनियस रेजिस्टर की पूछी है। सर इंस्टेंटेनियस आपने कहा था हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, आरएमएस और पीक वैल्यूज नहीं करो ऐड। ट्राई करो, कोई नहीं दोबारा, मतलब मुझे ऐसे पता नहीं आ रहा था क्वेश्चन। आंसर जो 13 क्वेश्चन का है। वो सर अगर हम आरएमएस और इंस्टेंट मतलब पीक वैल्यू मान के करें रूट ऑफ जैसे फॉर्मूला लगा के तो 3 आ जाएगा। अगर बिल्कुल इंस्टेंटेनियस अगर जैसे पोटेंशियल्स ऐड करते हैं फिर आंसर 1 ठीक आएगा। है, जो 9 दिया हुआ सही है। है। हाँ, आप ट्राई करो। और सर केमिस्ट्री में जो इंटीजर के ऑप्शंस थे वो उसका कुछ होगा? क्या था मुझे पता नहीं, एक क्या हुआ था। इंटीजर थे उसके एबीसीडी ऑप्शंस दिए हुए थे। अच्छा, नहीं तो फिर मार्क हो जाएगा एबीसीडी, उसमें क्या दिक्कत है। सर टेक्निकल मतलब एरर करके छोड़ नहीं, छोड़ना बीसीडी क्यों है, ऑप्शंस ही मतलब थे, ऑप्शन ही बीसीडी नहीं थे कुछ। ऑप्शन थे, सिर्फ एक ऑप्शन था, बीसीडी थे ही नहीं, सिर्फ एक ऑप्शन था। बीसीडी फिर तो बीसीडी लिखा हुआ था, बीसीडी आगे कुछ नहीं लिखा हुआ फिर तो और सही है, फिर क्या चाहिए था, और फिर तो यही मार्क करोगे। था। टेक्निकल एरर सोच के छोड़ दिया। तो तुमने क्यों छोड़ा मतलब। टेक्निकल एरर हमसे बोनस तो नहीं है, टेक्निकल एरर है। मैंने लास्ट आपको क्वेश्चन था हमेशा बोला केमिस्ट्री है कि लास्ट में। छोड़ो मत। सर उसका तो करा देना सर, चलो इसका है। ना, अब एक बार देखूंगा मैं क्या था एग्जैक्टली, बट फिर कर लेंगे। थैंक यू सर। भाई सिलेबस का अभी कुछ नहीं पता है, ये क्वेश्चन मत पूछो बार बार। अभी सिलेबस का कुछ नहीं पता है, और इंस्टीट्यूट कब खुल रहा है उसका कुछ नहीं पता है, मैं खुद बता दूंगा जब होगा ये। अभी किसी भी एग्जाम के कोई सिलेबस का कुछ नहीं पता है। टेस्ट ट्राई कर लो, टेस्ट डिस्कस करेंगे हम कमिंग क्लासेस में। एक मिनट सर, जो आज हमने क्वेश्चन ने डिस्कस किया सर वो वाला, जो 90 डिग्री के ऊपर 2 मिरर पड़े हैं हमारे, हमने बताना था सर्कल बनेगा या फिर इलिप्स वगैरह। उसके अंदर जो हमने 1, 2 और 3 इमेजेस बनाई थी उसके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा क्या? 90 डिग्री का बनेगा तो फिर उसके अंदर इलिप्स नहीं बन सकता ना? मुझे पता नहीं, जो भी है, मतलब मैंने आपको इसीलिए बोला था कि वॉट एवर। नहीं मतलब 90 डिग्री का पक्का बनेगा ना मतलब? हाँ, 90 डिग्री पक्का। ठीक है सर, थैंक यू। तो ठीक है, ट्राई कर लो, जो पेपर डिस्कस कर लेंगे जो भी। चलो, ओके, बाय बच्चों।